नमस्कार दोस्तों, डाइट डॉक पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे छोटी चीरे से होने वाली गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बारे में, जिसे मेडिकल भाषा में लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी क्या होती है, कब पेशेंट को इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, क्या टेक्निक होती है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी की, किस तरीके से इसे करा जाता है, क्या रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस सर्जरी के, और आखिरी में बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद पेशेंट की रिकवरी कैसे होती है, क्या पेशेंट अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकता है इस सर्जरी के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी क्या होती है। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर को हटाने की एक सर्जरी है, जिसमें हमारे एब्डोमेन में ½ इंच के, आधे इंच के 3 से 4 इंसिजन लगाए जाते हैं, छोटे चीरे लगाए जाते हैं, और इन इंसिजन्स के थ्रू एक छोटे से वीडियो कैमरा को हमारे एब्डोमेन में इंसर्ट करा जाता है, और साथ में कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी हमारे एब्डोमेन में इंसर्ट करा जाता है। उसके बाद वीडियो कैमरा के थ्रू देखते हुए गॉल ब्लैडर को हमारे शरीर से हटा दिया जाता है। तो इस सर्जरी को लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी कहा जाता है। पर कई पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर को हटाने के लिए एक बड़े चीरे की 6 से 8 इंच के चीरे की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस टेक्निक को ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं किन बीमारियों के अंदर पेशेंट को गॉल ब्लैडर सर्जरी की, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें सबसे कॉमन कारण है गॉल स्टोन्स यानी पित्त की थैली की पथरी, जिसमें मरीज को गॉल स्टोन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा दूसरा कॉमन कारण है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस यानी पित्त की थैली की सूजन, और पित्त की थैली की सूजन का भी जो कॉमन कारण है वो है गॉल स्टोन्स। तो इन दो केसेस में भी पेशेंट को गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर पॉलिप या फिर पैनक्रियास नाम के ऑर्गन की सूजन, जो कि गॉल स्टोन की वजह से आई है, इन केसेस में भी पेशेंट को गॉल ब्लैडर सर्जरी या फिर कोलेसिस्टेक्टोमी की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी से पहले पेशेंट को क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करा जाता है। तो पेशेंट्स अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एस्प्रिन, हेपेरिन या वॉरफ्रिन, तो पेशेंट को डॉक्टर को इन मेडिसिन के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि सर्जरी से पहले इन मेडिसिन को स्टॉप करने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा पेशेंट को कोई बीमारी है जैसे कि स्लीप एपनिया, या फिर पेशेंट अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, या फिर पेशेंट को कोई एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है या लैटेक्स से एलर्जी है, तो ये सारी चीज़ें भी पेशेंट को डॉक्टर को बता देनी चाहिए। इसके अलावा सर्जरी से पहले पेशेंट का प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, जिसे PAC भी कहते हैं, और ये एनेस्थेटिक डॉक्टर करते हैं, जिसमें पेशेंट की सर्जरी के लिए फिटनेस को असेस करा जाता है। बाकी लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी की एक रात पहले पेशेंट को कुछ भी नहीं खाना होता है। पेशेंट को कोई ज़रूरी मेडिसिन लेनी है तो पेशेंट वो सिप ऑफ वाटर से ले सकता है, पर ये भी पेशेंट को अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही लेनी है। पर सर्जरी के 4 घंटे पहले पेशेंट को अपने मुंह से कुछ भी नहीं लेना है। पेशेंट को कम्प्लीटली NPO रहना है, यानी नथिंग बाय माउथ रहना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी की क्या टेक्निक होती है, किस तरीके से सर्जरी को परफॉर्म करा जाता है। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी में पेशेंट के एब्डोमेन यानी पेट में 3 से 4 इंसिजन यानी चीरे लगाए जाते हैं, और ये चीरे बहुत छोटे से होते हैं, ये लगभग आधे इंच के होते हैं। इसमें एक इंसिजन हमारी नाभि के पास लगाया जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग 2 से 3 इंसिजन है वो हमारे पेट के दाहिने भाग यानी राइट साइड में लगाए जाते हैं। अब इनमें से एक चीरे के थ्रू हमारे एब्डोमेन में एक छोटी सी ट्यूब को पुश करा जाता है, और इस ट्यूब के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे एब्डोमेन में पंप करा जाता है, और एब्डोमेन को फुलाया जाता है, एब्डोमेन को इन्फ्लेट करा जाता है, जिससे कि सर्जन को एब्डोमेन के अंदर गॉल ब्लैडर को एक्सेस करना आसान हो जाए। इसके बाद एक दूसरे चीरे से लैप्रोस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट को एब्डोमेन में इंसर्ट करा जाता है। लैप्रोस्कोप के ऊपर लाइट होती है और कैमरा होता है, जिससे कि जो सर्जन है वो टीवी स्क्रीन या मॉनिटर पर एब्डोमेन के अंदर के पार्ट को अच्छे से विजुलाइज कर सकता है। अब इसके बाद बाकी इंसिजन्स के थ्रू सर्जन्स दूसरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमारे एब्डोमेन में इंसर्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारी सिस्टेट डक्ट है यानी पित्त की थैली की नलकी है, और गॉल ब्लैडर की जो आर्टरीज है जो ब्लड सप्लाई करती है,
सिस्टिक डक्ट और आर्टरीज को सर्जिकल क्लिप से पहले बंद कर दिया जाता है और उसके बाद गॉल ब्लैडर को हमारे शरीर से रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे भी एब्डोमेन से निकाल दी जाता है। उसके बाद कॉटरी कर दी जाती है और एंड में जो ये इंसिजन्स हैं यानी कि जो ये चीरे हैं इन्हें टाँके लगाकर बंद कर दिया जाता है। बाकी अगर पित्त की थैली में अगर सूजन ज़्यादा है या फिर पुरानी सर्जरी की वजह से एब्डोमेन में स्कार टिश्यू ज़्यादा बन गया है या फिर सर्जन सर्जरी के दौरान गॉल ब्लैडर को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट को ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी नाम की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें हमारे एब्डोमेन के अंदर 6 से 8 इंच का एक बड़ा चीरा लगाया जाता है और उसके बाद गॉल ब्लैडर को हमारे शरीर से रिमूव कर दिया जाता है। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी की सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, जो कि 6 से 8 हफ्ते तक जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी के। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं, बहुत ही कम केसेस में होते हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरी रिलेटिवली एक बहुत सेफ प्रोसीजर है, पर हर सर्जरी की तरह इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क रहते हैं, जैसे कि बाइल लीक होने का रिस्क हो सकता है, पेशेंट में खून का रिसाव हो सकता है यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बाइल डक्ट को चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा आंतों को या फिर ब्लड वेसल्स को इनको भी सर्जरी के दौरान चोट पहुँच सकती है। अब लास्ट में बात करते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी कैसे होती है। क्या पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है कोलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी के बाद? तो अगर रिकवरी की बात करें तो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी के बाद पेशेंट यूजुअली सेम डे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और पेशेंट को माइल्ड नोजिया, वोमिटिंग या हेडेक रह सकता है, जो कि इजीली मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है और फुल रिकवरी आते आते पेशेंट को 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। पर अगर मैं ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी की बात करूं तो पेशेंट 3 से 5 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं और पेशेंट को फुल रिकवरी आते आते 4 से 6 हफ्ते तक का समय लग सकता है। फिर भी अगर पेशेंट को जो घाव है, वूंड है, उसमें अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट को पेन ज़्यादा बढ़ गया है या फिर पेशेंट की रेडनेस हो गई है वूंड में, इसके अलावा पेशेंट को फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, तो पेशेंट को तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर मैं गॉल ब्लैडर सर्जरी की बाद की लाइफ बात करूं तो पेशेंट अपनी लाइफ परफेक्टली नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ दिन तक एक स्पेशल डाइट एडवाइस करी जाती है, पर उसके बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल बैलेंस डाइट आराम से ले सकते हैं, अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, सब कुछ आराम से अपने नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में, कोलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी के बारे में। बाकी आप किसी भी तरीके के इलाज या फिर सर्जरी या भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्टेशन पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.diatof.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगी। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।